गुड मॉर्निंग क्लास। आप लोग का स्वागत करते हैं अपने ऑफिशियल चैनल जीएस गुरु ऑफिशियल पर। और जैसे आप लोग को पता है केमिस्ट्री क्लास चल रही थी, हमने उसमें 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं अच्छे से। और ये एक चैप्टर और है जो आपके ज़्यादातर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल से। ये काफ़ी लंबा चैप्टर होगा, लगभग 3-4 इसमें आपको लेक्चर देखने को मिलेंगे, लेकिन इससे सारे यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएंगे क्लास को करने के बाद। चलिए समय नष्ट ना करते हुए आपका क्लास शुरू करते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल्स आपका आज चैप्टर का टॉपिक रहने वाला है। हाँ, पूरा ये आपका एनसीईआरटी बेस ही टॉपिक रहेगा। जितना भी टॉपिक कराया जाएगा पूरा एनसीईआरटी बेस। और रेलवे में सबसे पहले वो चैप्टर कराए जाएंगे जो आपके रेलवे में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, यानी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले आपके होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चलिए देखिए, धातु एंड अधातु यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन डिनोट करने की क्या होती है, रिलीज करने की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। यानी मेटल जो होता है हमारा, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेशन करने की इसकी क्षमता होती है या प्रोसेस होता है, उसे क्या कहते हैं? हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी कि एक लाइन आपका ये तैयार हो गया कि जो मेटल होता है वो ऑक्सीडेशन का नेचर प्रकट करता है। मेटल हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। और ऑक्सीडेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? उपचयन। ठीक है, यानी मेटल क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी कि क्या होता है? ये अपचायक होता है। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की क्षमता रखता है। और धातु क्या होती है? वैद्युत धनात्मक होते हैं। धातु क्या होती है? वैद्युत धनात्मक होते हैं। यानी मेटल्स क्या होती है हमारी? तो मेटल्स होती है धातु वैद्युत धनात्मक होती है, यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है। रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मेटल क्या होता है हमारा? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की क्षमता रखता है। और इस इलेक्ट्रॉन रिलीज के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। धातु अपचायक होता है, हमने बताया क्या करता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यह सबसे शक्तिशाली धातु अपचायक है। वो क्या है? लिथियम। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा कि सबसे शक्तिशाली धातु अपचायक कौन सा है, तो आप कहेंगे लिथियम। क्या है? लिथियम। सबसे शक्तिशाली धातु अपचायक क्या होगा? लिथियम। यानी कि लिथियम हाईली रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, हाईली रिड्यूसिंग एजेंट होगा। धातु की विद्युत जो सुचालकता होती है यानी कंडक्टिविटी, तो गुड कंडक्टिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक के प्रति, यानी इलेक्ट्रिक का क्या होता है? सुचालक होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मैंने बताया ना कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की क्षमता होती है, जिसे कि ऑक्सीडेशन कहते हैं। और सबसे शक्तिशाली विद्युत धातु का अपचायक क्या होगा? तो आप कहेंगे लिथियम होगा। और सबसे अच्छा सुचालक हमारा यानी क्या होता है? मेटल्स होता है। ठीक है, आगे जानेंगे कि कौन कौन सा मेटल विद्युत के सबसे अच्छे सुचालक होते हैं, यानी गुड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब मेटल हमारा क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सबसे शक्तिशाली रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? तो लिथियम होता है। ठीक है, लिथियम होता है। नेक्स्ट देखिए, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने बताया ना कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक। देखिए, सुचालक किसे कहते हैं, थोड़ा जान लीजिए इसके बारे में। कंडक्टर होता है जहाँ मतलब कि इलेक्ट्रॉन आपका आसानी से फ्लो कर सके, जैसे कि आपका कॉपर वायर हो गया, सिल्वर वायर हो गया। ठीक है, तो जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होती है? सिल्वर की होती है। अब कहेंगे सर जब बेस्ट कंडक्टर ऑफ सिल्वर की होती है तो फिर हम सारे वायर सिल्वर क्यों नहीं करते? क्योंकि देखिए सिल्वर जो है आपका ये काफ़ी महंगा धातु है। ठीक है, अब ये पॉसिबल नहीं है कि आप चांदी के हर तरफ तार को अपने घर में या फिर ऐसे जितने भी मतलब आपका ट्रांसमिशन लाइन है ट्रांसफ़र किया जाता है, वहाँ पे आप एजी का नहीं ले। लेकिन हाँ, गुड कंडक्टर बात करेंगे तो जो धातु जो सिल्वर धातु है यानी एजी है, ये सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है किसका? विद्युत का। ठीक है, तो अब एग्जाम याद रखिएगा, ये एएलपी 2024 में पूछा भी गया था कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है, तो कौन सा आपका? सिल्वर यानी कि चांदी। इसको आप याद रखिएगा। लेड, बात करते हैं लेड। लेड क्या है आपका? सीसा धातु। लेड लेड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर मतलब कि सुचालक अच्छा नहीं है। सुचालक अच्छा नहीं तो क्या है? तब ये इंसुलेटर है, यानी कि ये अचालक है। क्या है? अचालक है, यानी कि इंसुलेटर है। सुचालक नहीं है तब क्या है? अचालक है। यानी इसमें से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रवाह नहीं होगा। तो लेड क्या आपका? तो याद रखिएगा, लेड जिसका संकेत मात्रक क्या आपका? पीबी है। तो लेड इज द बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। धातुओं के अंदर क्या होती है? चमक होती है। ये क्या होता है? ल्यूट्रस होते हैं, यानी कि चमकीले होते हैं। क्यों? और चमकीला होने का रीजन क्या है? परावर्तन के कारण। यानी मेटल्स के अंदर क्या आती है? चमक आती है। मेटल्स के अंदर क्या होता है? परावर्तन का गुण होता है। और परावर्तन के कारण क्या होता है? इनमें चमक होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए,
जनरली मेटल जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में मिलता है एट अ रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर पे जो जनरली मेटल होते हैं हमारे ये सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। किस स्टेट में मिलते हैं? सॉलिड स्टेट में। हमने आपको अभी कुछ देर बताया था कि जो कंडक्टर होता है, जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो कौन सा? सिल्वर है। और जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्या है? वो आपका लेड है। और अब सारे जो जनरली मेटल हैं वो किस स्टेट में पाए जाते हैं? सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। और देखिए यही पूछा है किस टेम्परेचर पे, कहेंगे एट अ रूम टेम्परेचर। किस पे? एट अ रूम टेम्परेचर, जनरली मेटल और सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट में कौन कौन सा? देखिए कापर है हमारा, फेरस है, एयू है, एयू मतलब गोल्ड, एजी यानी कि सिल्वर। और लिक्विड में क्या पाया जाता है? देखिए लिक्विड याद रखिएगा, एक मात्र एक ऐसा धातु यानी कि ऐसा मेटल है जो आपका मरकरी जो है जो पाया जाता है किसमें? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। किस स्टेट में पाया जाता है? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में। इसे क्या कहते हैं हम? क्विक सिल्वर कहते हैं। आपने देखा होगा जिसे एचजी यानी कि आपका मरकरी आपके थर्मामीटर, जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें क्या है? भरा होता है टेम्परेचर को मापने के लिए। जैसे वो हीट मिलता है वो ऊपर की ओर ग्राफ उसका बढ़ने लगता है। तो मात्र एक धातु है यानी मरकरी जो कि एट अ रूम टेम्परेचर क्या होता है? आपका लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। और इसे क्या कहते हैं? क्विक सिल्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विक सिल्वर कहते हैं। किसको? एचजी को, यानी कि मरकरी को। याद रखिएगा बात ये। देखिए अब गैलम, गैलम, ठीक है, गैलम होता है, सीजियम होता है। गैलम और सीजियम ये क्या होता है? हथेली पर पिघलना शुरू कर देती हैं। ये जो दोनों धातुएं होती हैं ये क्या कहती हैं? हथेली पर पिघलना शुरू कर देती हैं, यानी कि गैलियम और सीजियम। तो याद रखिएगा हथेली पे कौन सी दो धातुएं पिघलना शुरू कर देती हैं? तो गैलियम और सीजियम। कौन होती हैं? गैलियम और सीजियम। और क्यों पिघलना शुरू कर देती हैं? क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। देखिए कम टेम्परेचर भी पिघलना शुरू कर देगी तो जाहिर सी बात क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो यदि ये क्वेश्चन पूछे कि हथेलियों पर पिघलना, दो धातुएं जो हथेलियों पर ही लेते हैं आप, क्या हो रहा है? पिघलना शुरू कर देगा। कौन कौन सा है? गैलियम है और सीजियम है। कौन सा है? गैलियम और सीजियम है। तो याद देखिए ये इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन याद रखिएगा कि जो गैलियम की मेल्टिंग पॉइंट होती है वो 29.226, ठीक है, 29.226 होता है। और सीजियम जो है इसका 28.44 होता है। आप इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए अब मालेबल। मालेबल होता है मतलब आघातवर्धनीयता, ठीक है। आघातवर्धनीयता कहने का सेंस ये है कि उसे चद्दर के रूप में बदला जा सके, यानी कि ये मेटल की एक गुड क्वालिटी होती है कि उसे पीट के आघात करके क्या करते हैं? चद्दर के रूप में उसे बदल सकते हैं। यानी कि मेटल्स का एक गुड ये भी हो गया। देखिए एक शाइनिंग बताया था, शाइनिंग होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। तो इसे आघातवर्धनीयता मालेबल होता है, यानी इसे पीट कर चद्दर के रूप में फॉर्म में बनाया जा सकता है। डक्टाइल नेचर होता है, जो का मेटल होता है ये क्या होता है? डक्टाइल नेचर। डक्टाइल का मतलब होता है तन्यता। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? तन्यता। यानी इसे खींच कर वायर बनाया जा सकता है। किससे? गोल्ड से बनाया जा सकता है, कॉपर के बनाए जाते हैं, एजी सिल्वर के बनाए जाते हैं। और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने बताया था क्या होता है? सिल्वर, ठीक है। अब गोल्ड इज द मोस्ट मालेबल, यानी कि ये मोस्ट मालेबल एंड डक्टाइल मटेरियल है, यानी डक्टाइल मेटल है। यानी कि जो गोल्ड है यानी सोना है, ये आघातवर्धनीयता और तन्यता की इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी पाई जाती है। और 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ये याद रखिएगा। यानी कि इसमें डक्टिलिटी जो है एकदम बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है गोल्ड में। यानी गोल्ड में तन्यता गुण सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी मालेबल होता है एंड डक्टिलिटी पाया जाता है। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब, देखिए जो गोल्ड होता है जिसका संकेत क्या होता है? एयू होता है। इसकी प्योरिटी हम किस में चेक करते हैं? कैरेट में। यानी ये पूछे कि सोना की शुद्धता किस में मापते हैं? तो हम कैरेट मापते हैं। 1 कैरेट बराबर होता कितना है? याद रखिए 1 कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम। कितना होता है? 200 मिलीग्राम। तो 1 कैरेट किसके बराबर होता है? 200 मिलीग्राम। और सोने की प्योरिटी किस में मापते हैं? तो कैरेट में। और प्योरेस्ट गोल्ड यानी आप किसे कहोगे शुद्ध सोना? तो हम कहेंगे 24 ग्राम को क्या कहेंगे? शुद्ध सोना। सॉरी ग्राम नहीं, 24 कैरेट को क्या कहेंगे हम? शुद्ध सोना। यानी प्योरेस्ट गोल्ड 24 कैरेट होता है। अब देखिए जनरली लोग यूज़ करते हैं 18 कैरेट का। अब ये हो कि 18 कैरेट में कितने परसेंट गोल्ड है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए जितने कैरेट का आपने सोना लिया है, यानी कि 18 कैरेट लिया, ठीक है, तो 18 ऊपर लिखिए। अब इसकी प्योरिटी होती कितनी है? 24 कैरेट। तो 24 से क्या करिए? डिवाइड करिए और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो यहाँ से अभी कैलकुलेशन करेंगे तो आया कितना? 75%। एग्जाम्पल ये बता रहे 75%। अब देखिए यानी कि जो आपने मटेरियल लिया वो अपने आप में क्या है? 100% है, लेकिन उसमें सोना कितना है? तो सिर्फ 75%। और बाकी 25% में क्या मिला होगा? तब कापर मिला होगा और वहाँ पे चांदी मिला होगा, कापर और चांदी। क्योंकि देखिए जो
मेटल यानी गोल्ड है, इसे आप जो भी आभूषण पहनते हैं ये प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं बनाया जा सकता। इसे ठोस करने के लिए, मजबूती देने के लिए इसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। इम्प्योरिटी किसकी मिलाई जाती है? कॉपर और सिल्वर की, कॉपर और सिल्वर की। तो आप गोल्ड की प्योरिटी निकालना सीख गए होंगे। अब आगे देखिए, इम्प्योरिटी ग्रुप में हमने क्या बताया था कि इम्प्योरिटी ग्रुप में किसे मिलाते हैं? एजी और सीयू। एजी मतलब सिल्वर और सीयू मतलब कॉपर को हम मिलाते हैं। हैवीएस्ट मेटल, सबसे भारी धातु कौन सा है? ऑस्मियम। कौन सा है? सबसे हैवीएस्ट मेटल कौन सा है? ऑस्मियम। ओएस से दिखाते हैं, यानी ओएस का प्रतीक चिन्ह है। हैवीएस्ट मेटल, सबसे भारी क्या है हमारा? सबसे भारी हमारा ऑस्मियम है। कौन सा है? चलिए, हैवीएस्ट मेटल आपने हम क्या बताया था आपको? हैवीएस्ट मेटल क्या है? ऑस्मियम। अभी तक जितना आपको बताया उम्मीद करता है आपको याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए, लाइटेस्ट मेटल यानी कि सबसे हल्की धातु कौन सी होगी? लिथियम। तो दो बार रिवीजन करिएगा, हैवीएस्ट मेटल ऑस्मियम। कौन सा? ऑस्मियम। हैवीएस्ट मेटल ऑस्मियम, लाइटेस्ट मेटल लिथियम, लाइटेस्ट मेटल लिथियम। और हमने एक चीज और बताया था कि सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? तो लिथियम। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है मेटल में? तो लिथियम। ठीक है, बेड कंडक्टर कौन सा होता है इलेक्ट्रिसिटी का? लेड, पीबी। और बेस्ट कंडक्टर कौन होता है? सीयू। और हैवीएस्ट मेटल क्या हो गया? ऑस्मियम। और लाइटेस्ट मेटल कौन सा हो गया आपका? लिथियम। लाइटेस्ट मतलब हल्की धातु। ठीक है, हार्डेस्ट मेटल कौन सा है? अच्छा, कठोर धातु। तो ये देखिए प्लेटिनम, इसे पीटी दिखाते हैं। और एग्जाम में प्लेटिनम ना दिया ऑप्शन में तो वहाँ पे आप टंगस्टन को यूज करोगे, लेकिन दोनों दिया हो तो वहाँ पे आप प्लेटिनम ही यूज करोगे। ठीक है, हार्डेस्ट मेटल प्लेटिनम, और यदि नहीं दिया ऑप्शन में तो आप टंगस्टन पे टिक करोगे, यानी कि हार्डेस्ट मेटल प्लेटिनम एंड टंगस्टन। मेटल ऑफ होप, मेटल ऑफ होप किसे कहते हैं? यानी कि उम्मीद की धातु किसे कहेंगे? तो बोलेंगे यूरेनियम को, क्योंकि ये एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत होगा पृथ्वी पे आने वाले समय में। तो मेटल ऑफ होप किसे कहेंगे? यूरेनियम को। अब मेटल ऑफ फ्यूचर, मेटल ऑफ फ्यूचर कहेंगे टाइटेनियम को। देखिए, मेटल ऑफ होप यूरेनियम, लेकिन मेटल ऑफ फ्यूचर टाइटेनियम। तो मेटल ऑफ होप यूरेनियम, मेटल ऑफ फ्यूचर टाइटेनियम। मेटल, सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सा है? लिथियम। सबसे हैवीएस्ट कौन सा है? ऑस्मियम। सबसे हार्डेस्ट कौन सा है? प्लेटिनम। ऑप्शन में ना दिया हो तो टंगस्टन। अब मेटल ऑफ होप कौन सा हो गया? यूरेनियम। और मेटल ऑफ फ्यूचर क्या हो गया? टाइटेनियम। ठीक है, अब देखेंगे मेटल रिएक्टिविटी आर्डर। ठीक है, क्या देखेंगे? मेटल रिएक्टिविटी आर्डर, यानी कि मेटल का रिएक्ट करने की आर्डर क्या होगी? तो देखिए, पहले नंबर पे आता है पोटेशियम, दूसरे पे आता है सोडियम, तीसरे पे कैल्शियम, चौथे पे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, उसके बाद गोल्ड। यह क्या आपका मेटल का रिएक्टिविटी आर्डर है। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए, याद रखने का ट्रिक ये रहेगा, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। काशी से हो जाएगा आपका पोटेशियम यानी के, पोटेशियम। नाथ से हो गया Na यानी कि सोडियम। का से हो गया आपका कैल्शियम। माली से हो गया Mg मैग्नीशियम। आलू से हो गया Al। जरा से हो गया जिंक। फीके यानी कि Fe। पकाता है यानी Pb। और हाइड्रोजन हो गया यानी हाइड्रोजन। कौन यानी कि कॉपर। हाई मतलब Hg मरकरी, और आगे मतलब Ag सिल्वर, और आओ मतलब हो गया आपका गोल्ड। तो ये क्या आपका रिएक्टिविटी आपका जो ये रिएक्टिविटी आर्डर है ये हमने आपको याद करा है। अब देखिए, हम कहेंगे इसके आप ये ट्रिक से ना याद करेगा, डायरेक्ट याद रखिएगा। ऐसे दो तीन बार रिवीजन करके याद हो जाएगा। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक, फेरस लेड, फेरस लेड, यहाँ तक याद रखिएगा, पहले फेरस लेड तक। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? देखिए, पोटेशियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, उसके बाद फिर कैल्शियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक, फेरस लेड। कौन सा होगा? फेरस लेड। यानी कि याद रखिएगा आप इसको अच्छे से, एक बार फिर रिवीजन करिएगा। देखिए, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, KNaC है ना, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक, उसके बाद फेरस और लेड, उसके बाद फेरस और लेड, फिर उसके बाद बीच में आएगा हाइड्रोजन। देखिए, जो हाइड्रोजन के जो नीचे है ना, ये लिस्ट रिएक्टिविटी है। कौन कौन सा? कॉपर, मरकरी, Ag यानी कि सिल्वर, Au यानी कि गोल्ड। तो आप याद रखिएगा, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक फेरस लेड, हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड। आप इसको ऐसे करके याद रखिएगा। और जो पोटेशियम और सोडियम है ये हाईली रिएक्टिविटी होता है, इसलिए इसे आपने पढ़ा होगा कि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव होती है। ये खुले एयर में भी क्या करती है? रिएक्ट करेगी और
आग लग जाएगा। आपने सुना होगा, आपको ये सोडियम के बारे में तो पता ही होगा, सोडियम के बारे में, लेकिन इतना याद रखिए कि पोटेशियम सोडियम से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये जैसे एयर के संपर्क में आएगा, O2 की मतलब प्रेजेंस में आएगा, वहाँ पे आग लग जाएगी। तो मेटल रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कापर, मरकरी, सिल्वर और Au। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। फिर वही है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन बीच में, इसके नीचे सब लेस्ट रिएक्टिव होगा, कापर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। एक बार लिख के आप इसे याद कर लीजिएगा, ये ट्रिक मैंने बताया था। ठीक है, कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। ठीक है, ऐसे करके आप इसको याद लीजिए, 2-3 बार लिख के याद करेंगे, आपको याद हो जाएगा, बाकी ट्रिक की जरूरत नहीं है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, अब देखिए जो हाईली रिएक्टिव ऊपर का था, हाइड्रोजन के ऊपर का, ठीक है, वो क्या करेगा, नीचे वाले को क्या करेगा, मतलब नीचे वाले से क्या करेगा, रिएक्ट हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले के साथ रिएक्ट नहीं होगा। यानी हाईली रिएक्ट जो मेटल है वो नीचे वाले से क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले से मतलब ऐसे रिएक्शन में प्रस्थापित नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, आगे देखिएगा, केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल्स। तो पहले क्या होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए सबसे पहले तो याद रखिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैंने क्या बताया था, बैलेंस सेल कौन सा होता है, जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होता है, और उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस सेल। बैलेंस सेल में पाने जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहते हैं हम, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यही क्या होता है आपका अभिक्रिया, यानी कि रिएक्शन में भाग लेते हैं। तो एल्यूमिनियम के कितने होते हैं बैलेंस सेल में, लास्ट में 3 है। पोटेशियम में कितना है, 1 है। मैग्नीशियम में कितना है, 2 है। कैल्शियम में कितना है, 2 है। ठीक है, चलिए अब देखिए रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यानी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है ये क्या, मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। देखिए कापर हमने ले लिया मेटल, और O2 से अभिक्रिया बनाया तो बना क्या, ये 2CO। बैलेंस इक्वेशन मतलब बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो 2Cu प्लस O2 क्या बनेगा, 2Co। यानी कि, और ये इंपॉर्टेंट है कि जो मेटल जो कापर का ऑक्साइड बनेगा, ये कैसा बनेगा, ब्लैक कलर का। कापर का ऑक्साइड, जब तांबा आपका यानी कापर जो है आपका, कापर यदि हवा में आप खुले छोड़ देंगे तो वो काला कलर का पड़ जाता है, क्योंकि वो क्या बन जाता है, हवा से रिएक्ट करके ऑक्सीजन के प्रेजेंट में कापर ऑक्साइड बन जाता है। क्या बनता है, कापर ऑक्साइड। और जब सोडियम हवा के प्रेजेंट में आएगा तो क्या होता है, वो तो ब्लास्ट कर जाता है सोडियम, तो ये बनता है सोडियम ऑक्साइड। क्या बनता है, सोडियम ऑक्साइड। और जब मैग्नीशियम आती है हवा के प्रेजेंस में तो क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसी होती है, व्हाइट कलर की। कैसी होती है, व्हाइट कलर की। तो याद रखिएगा मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। और जब कापर मेटल है हमारा, O2 के प्रेजेंस में किया तो क्या बनाया, कापर ऑक्साइड। सोडियम से बनाया यानी सोडियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम से बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। कापर ऑक्साइड कैसा होता है, तो कहेंगे सर ब्लैक कलर का, और मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है, व्हाइट कलर का। बस आपको इतना याद रखना है इसमें। अब मेटल के साथ रिएक्ट होके ऑक्सीजन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर मेटल ऑक्साइड बनाता है। कापर ऑक्साइड का कलर होता है ब्लैक, सोडियम तो आग लग जाता है उसमें, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है कलर व्हाइट। मेटल ऑक्साइड नेचर में बेसिक नेचर का होते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि जो मेटल ऑक्साइड कैसे बन रहे थे, देखिए मैं बार रिवीजन करा रहा हूँ आपका। मेटल ऑक्साइड कैसे बने, तो मेटल ऑक्साइड बने तो कहेंगे सर आप मेटल और ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्ट होकर क्या बनाया था, मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं, तो ये होते हैं बेसिक नेचर के। किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। मैंने एसिड और बेस आपको बताया था एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी उदयधर्मी, यानी जो दोनों को रिएक्ट दिखाए, यानी कि जो एसिडिक नेचर भी दिखाए, बेसिक नेचर भी, जैसे क्या बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी मीडियम जो होगा एसिडिक में एसिड और बेसिक में बेसिक, यानी दोनों की क्वालिटी रखे। तो हमने क्या बताया था वहाँ पे Al2O3 हमने वहाँ ही बताया था, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड, और ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड, ये क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। और जनरली मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं आपके नेचर में बेसिक नेचर के होते हैं। चलिए देखिए एनसीईआरटी में ऐसे ही एक एग्जांपल दिया है कि जो एल्युमिनियम होता है, ये हवा के प्रेजेंस में आके, यानी हवा O2 के साथ रिएक्ट करके बनाता क्या है, Al2O3। क्या बनाता है, Al2O3 बनाता है, जिससे क्या अपने ऊपर, यानी ए मान लीजिए एल्युमिनियम है, ठीक है। अब ये हवा के प्रेजेंस क्या है, इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, और ये लेयर किसकी बनेगी, रिएक्ट करके Al2O3 की। इससे क्या होता है, अंदर का एल्युमिनियम हमारा सेफ रहता है। ठीक है, अंदर का एल्युमिनियम क्या होता है, सेल्फ होता है सेफ होता है। एनोडाइजिंग में Al2O3 की क्या करती है, ऊपर हम परत चढ़ाते हैं,
H2SO4 इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। आप इसको इतना याद रखिएगा। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम एल्युमिनियम लेते हैं एनोड, और जो निगेटिव टर्मिनल होता है कॉपर, उसे क्या लेते हैं हम, कैथोड। H2SO4 के साथ कराते हैं हम। देखिए तो सोडियम एंड पोटेशियम हमने बताया था हाईली रिएक्टिव, जब आर्डर आपने देखा था तो पोटेशियम के बाद सोडियम था, तो हाईली रिएक्टिव मेटल हो गए। मैंने आपको वहीं बताया था कि अधिक अभिक्रियाशील धातु होते हैं ये हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन देते हैं, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देते हैं। मैंने बताया था ना कि देखिए जब भी सोडियम या पोटेशियम को आप खुले में छोड़ेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या करेगा, ये रिएक्ट कर जाएगा, आग लग जाएगी। तो आग लगे तो इधर ऊष्मा शोषी ऊष्माक्षेपी होगी, तो कहेंगे ऊष्माक्षेपी होगी। ऊष्माक्षेपी मतलब क्या करेगा, ऊष्मा को रिलीज करेगा। तो सोडियम और पोटेशियम क्या आपका हाईली रिएक्टिव मेटल है, और ये क्या करता है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन देता है, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देता है। ऊष्माक्षेपी कहने का सेंस ये है कि ये ऊष्मा को क्या करता है, रिलीज करता है। टेम्परेचर को कम करने के लिए इनको कहाँ रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और मिट्टी के तेल को क्या बोलते हैं हम, केरोसिन ऑयल। रिएक्शन विथ वाटर, अब देखिए मेटल के साथ रिएक्शन आपने देख लिया। अब देखिए सॉरी रिएक्शन विथ वाटर, अब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, तो जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। और यहाँ भी क्या आती है, पॉप की तरह साउंड आती है, पॉप। हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, पॉप साउंड के साथ रिलीज होगा हाइड्रोजन गैस। यानी मेटल की अभिक्रिया जब हम कराते हैं वाटर से, किसे कराते हैं, वाटर से, तो बनता है क्या हमारा, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस कैसे निकलेगी, पॉप साउंड में, ठीक है। कैसे निकलेगी, पॉप साउंड के साथ। मेटल ले लिया हमने, और वहाँ पे कौन सा, भाप, स्टीम के साथ भी रिएक्ट करेगा। वाटर वाटर स्टीम में तो भी जल की बूंदें पाई जाती हैं, यानी स्टीम के साथ भी रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब देखिए कौन कौन से धातु हैं जो कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, कौन नहीं करता है, उसको देख लेते हैं। देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, जो हाईली रिएक्टिव है, ये कोल्ड वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। और मैंने लिखा है यहाँ पे ऑल, मतलब ये सबके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। लेकिन हाईली मोस्ट किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कौन करता है, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये किसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, कोल्ड वाटर के साथ क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में इसके बारे में नहीं देगा, एग्जाम के बारे में पूछेगा आपसे मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ नो रिएक्शन। देखिए जो सबके साथ कर जाएगा उसको तो कोई भी कर देगा, लेकिन मैग्नीशियम याद रखिएगा, मैग्नीशियम क्या है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। हॉट वाटर और स्टीम वाटर, मैग्नीशियम किस में याद रखिएगा, ये हॉट वाटर और स्टीम वाटर, कौन सा, हॉट वाटर और स्टीम के साथ क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कौन नहीं करता, मैग्नीशियम। हॉट वाटर और स्टीम के साथ कौन करता है, मैग्नीशियम। ऐसे करके आप इसको याद कर लीजिएगा। एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, अब देखिए एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, ये सॉरी देखिए एल्युमिनियम, जिंक, फेरस जो है ये केवल स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। देखिए मैग्नीशियम कोल्ड के साथ नहीं कर रहा था, लेकिन स्टीम और हॉट वाटर के साथ कर रहा था। लेकिन एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, ये देखिए स्टीम के साथ नो रिएक्शन, लेकिन सॉरी स्टीम के साथ रिएक्शन, और कोल्ड हार्ट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। यानी एल्युमिनियम, जिंक, जो फेरस आपका मेटल है, ये स्टीम के साथ तो रिएक्ट करेगा, लेकिन कोल्ड वाटर, हॉट वाटर के साथ नो रिएक्शन। तो याद रखिएगा एल्युमिनियम, जिंक, फेरस स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन कोल्ड वाटर और हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अब देखिए अब लेड आ गए, लेड, कापर, मरकरी, एजी यानी सिल्वर, एयू यानी कि गोल्ड, ये तो कोल्ड वाटर, हॉट वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है। यानी कौन कौन सा, लेड, कापर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, कौन कौन सा, लेड, कापर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये होता है नो रिएक्शन कोल्ड एंड हॉट वाटर एंड स्टीम वाटर, किसी के साथ नो रिएक्शन। एल्युमिनियम, जिंक, फेरस स्टीम के साथ करता है, बाकी किसी के साथ नहीं। और सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये आपका सबके साथ करता है, जनरली कोल्ड वाटर के साथ। और मैग्नीशियम में हमने क्या बताया था कि मैग्नीशियम जो है आपका, ये मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन हॉट वाटर, स्टीम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। और एल्युमिनियम, जिंक, फेरस सीधी सी बात याद रखिएगा, स्टीम के साथ करता है, बाकी किसी के साथ नहीं करेगा। इसके बाद जो ही बचा, हाइड्रोजन तो आपका नॉन मेटल है, मेटल की बात कर रहे हैं हम, तो पीबी यानी कि लेड, कापर, एजी यानी कि सिल्वर, एयू गोल्ड, ये आपके साथ क्या होता है, ये किसी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। अब देखिए कौन सी धातु पानी में डालने पर तैरेगी, डायरेक्ट याद रखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम। कौन सी धातु पानी में डालने पर तैरेगी, कौन सा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम।
एक बार फिर रिपीट करिएगा, कौन सी धातु पानी में डालने पे क्या करेगी, वो फ्लोट करेगी यानी कि तैरेगी? कैल्शियम और मैग्नीशियम। कौन सा? कैल्शियम और मैग्नीशियम। कौन तैरेगी? कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब देखिए मेटल विथ एसिड, जब मेटल के रिएक्शन हम एसिड साथ करेंगे तो क्या बनता है? मेटल सॉल्ट, और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये मैंने एसिड और बेस वाले में आपको ये रिएक्शन बताया था। तो मेटल के साथ एसिड जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जब मेटल की रिएक्शन हम एसिड साथ कराते हैं तो क्या बनता है? मेटल सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना आपको कि ये अपवाद किसके किसके साथ एसिड जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा, किस मेटल के साथ एसिड रिएक्ट नहीं करेगा। तो आप इसको याद रखिएगा, छापा ट्रिक है इसका, छापा यानी कि CHAPA, छापा याद रखिए। सी से कॉपर यानी कॉपर के साथ नो रिएक्शन, किसके साथ? एसिड के केस में। और H से क्या होगा? मरकरी। ए से क्या होगा? एज यानी कि सिल्वर। पी से क्या होगा? प्लेटिनम। ए से क्या होगा? गोल्ड। क्या होगा? AU गोल्ड। यानी छापा से याद रखिएगा, सी से कॉपर, H से मरकरी, ए से सिल्वर, पी से प्लेटिनम, ए से गोल्ड। AU होता है गोल्ड का। ठीक है, ये मेटल के साथ ये जितने मेटल हैं ये आपका एसिड के साथ नो रिएक्शन, और जनरली मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके मेटल सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। लेकिन कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड ये एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। याद रखिए, कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको जितना इसमें कराया गया आपको सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आप इसको 1 से 2 बार रिवीजन करेगा, आपके सारे क्वेश्चन आपके फिंगर टिप्स हो जाएंगे। ठीक है, इस क्लास का सबसे मेन फोकस यही है कि एनसीईआरटी क्वेश्चन जितने भी हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कराए जाए, और सबसे बड़ी बात, आपको सारे टॉपिक फिंगर टिप्स कराने की गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और रिपीट्स ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या करिए, आप रिपीट करिए। ठीक है, और बाकी चैप्टर जैसे कंप्लीट होगा, आप कोई भी PIQ से बुक से या टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगाइएगा, आपको सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। थैंक यू।